नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, लगातार 2 दिन से जो हम कवरेज कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की, अब उसमें मन की तो बहुत बातें की हैं उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब मन की बात से बात आगे बढ़ गई है। अब धन की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, तिजारत की बात हो रही है। दोनों ही देशों के सीईओज, बड़े सीईओज इस वक्त ताज होटल में मौजूद हैं, दिल्ली के ताज होटल में मौजूद हैं और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत कैसे किए जाएं, कैसे निवेश हो भारत में, अमेरिकी कंपनियां भारत में और पैसा लगाएं। अभी बहुत कम पैसा लगाया जा रहा है अमेरिकी कंपनियों की ओर से। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी नहीं, दूसरे नंबर पर भी नहीं है। और एफडीआई की बात करें, हमने पहले भी चर्चा की, सिर्फ $13 बिलियन का एफडीआई हुआ है पिछले 14 साल में। 78,000 करोड़ रुपए का एफडीआई। ये उस देश में जहां 1,86,000 करोड़ के तो घोटाले भी हो जाते हैं। हमारे साथ राजीव नयन लगातार बने हुए हैं, एसके सरकार हैं, स्वर्ण सिंह एक और हमारे खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, दीपक डोभाल हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ शिवशंकर मुखर्जी भी अभी इस चर्चा में जुड़ेंगे। अब वहां क्या कुछ हो रहा है उस पर तो नजर टिकाई हुई है मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने। लेकिन राजीव, आपसे, बल्कि आपसे नहीं, मैं स्वर्ण से चर्चा शुरू करता हूं क्योंकि अब ये हमारे पैनल को इन्होंने ज्वाइन किया है। निवेश क्यों नहीं हो पा रहा है? ये अमेरिकी मन में जो शको शुबा है वो भारतीय कानून के चलते है, यहां कुछ अनसर्टेनिटी उन्हें दिखाई देती है, या क्या भारत दरअसल एक आकर्षक डेस्टिनेशन है नहीं जिसका हम धूल पीटते हैं कि हम तो बहुत बड़े बाजार हैं? नहीं, उसके बहुत सी चीजें उसमें मिलाई जा सकती हैं। अब देखें, सबसे पहले तो यूपीए 2 में सब लोग मानते थे एक तरह का पॉलिसी पैरालिसिस का पीरियड रहा वो, और स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल एक माहौल ऐसा बना कि हमारी जो साख थी, जो हमारा विश्वास था दूसरे देशों की कंपनियों को हमारे बारे में, उसमें थोड़ी चोट लगी लगता है। और उसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे वीजा इश्यूज को लेकर हो, या हमारी किस तरह से हमारी स्क्रूटनी है हमारे नहीं, मैं आपसे एक लार्जर पिक्चर चाह रहा हूं स्वर्ण। ये देखिए, ये बाल की खाल तो हर जगह किसी भी रिलेशनशिप में जी दिक्कतें तो होती हैं। आईपीआर बड़ा रोड़ा क्या है, पैसा क्यों नहीं? आप ये बताइए कि किसी एक आम आदमी को, देखिए आम आदमी को ये फिगर्स नहीं समझ में आती हैं, इसलिए फिगर्स बताना मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूं कि $100 बिलियन का कारोबार है कुल मिलाकर, वो भी अब 60% जब बढ़ गया तो 100 बिलियन के करीब पहुंचा है। 100 बिलियन होता कितना है? 6 लाख करोड़ रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा समान है। 13 करोड़ का एफडीआई होता है, वो 78,000 करोड़ रुपए है। पर अब जैसे माहौल बदला है, आपने देखा कि इसमें सब, व्हाट इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक? दिक्कत कहां है? अभी तक रोड ब्लॉक शायद ये था कि उनको हमारे आईपीआर पर प्रॉब्लम थी, हमारी खासकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आईपीआर को लेकर इशू है, फूड सिक्योरिटी को लेकर इशू है। पर अब जो बदलाव नजर आ रहा है, आप देखेंगे एक केमिस्ट्री बनते ही अभी जो इंडो यूएस बिजनेस काउंसिल ने फिगर दी है, वो कह रहे हैं कि विद इन 3 इयर्स $41 बिलियन पहुंचाने की वो बात कर रहे हैं निवेश को। मैं इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं स्वर्ण जी, माफी के साथ कहूंगा कि भाई अहमदाबाद में जाकर उन्होंने कह दिया $41 बिलियन आ जाएंगे। कब नॉमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, पुरानी कहावत है गांव देहात की। जब ऊपर से एक निर्देश मिलता है, एक निर्देश होता है, तो मुझे लगता है सर, मैंने बहुत एमओयू साइन होते देखे हैं, बहुत डंके पिटते देखे। मैं भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्योंकि ऊपर से निर्देश का पालन होने की उम्मीद बनती है, उससे पूरे जो भारत की एक साख है, जो विश्वास है बाहर के लोगों को, वो लगता है कि यहां एक अब नेता हैं जो ब्यूरोक्रेसी से काम करवा सकते हैं। तो दिक्कतें हमारे यहां पर भी हैं क्या सरकार साहब? हम ब्रेक में जिक्र कर रहे थे, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जो ऑफ रिकॉर्ड थी उस वक्त, कि पॉस्को सबसे बड़ा एफडीआई होने वाला था, वो अटका झटका पड़ा हुआ है, अभी वो अटक गया। उसमें फिर आप सुप्रीम कोर्ट में को इंटरफेयर करना पड़ा, ग्राम सभा को बीच में लाना पड़ा, और वो चीज जो है कि जिसके एक आर्थिक नीति जो बननी थी वो बन नहीं पाई, वो वही की वहीं रह गई। मैं एक चीज ये कहूंगा कि जो अमेरिकन अगर आज नहीं आ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे पास सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। और आईपीआर में देखिए आप, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, उसमें बहस होती रहेगी। पर मैं तो कहता हूं कि हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते हैं? आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो शब्द दिया, पॉलिसी पैरालिसिस की बात की स्वर्ण ने, क्या पिछले 8 महीने में आपको सरकार के डीएनए में कुछ बदलाव दिखा है?
डीएनए में तो बदलाव दिखा है, क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा है, पर नहीं, वो यहाँ पर तो बढ़ गया। यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर वालों में बढ़ा कि नहीं। अमेरिकन आज कहते हैं कि आपका जो है रेजिम, इस वक्त का जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस फ्रेंडली है, इस बात को तो वो मानते हैं। पर जब तक नहीं, ये सवाल सरकार साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूं और दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, हम कि भाई अमेरिकी पैसा नहीं लगाते, उनकी मर्जी वो लगाएं या ना लगाएं। दरअसल हालात तो ये हो गए थे इस देश में कि यहाँ के बड़े उद्योगपति जो इस वक्त हाथ मिला रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से, वो भारत में निवेश करने के बजाय विदेश में निवेश कर रहे थे। हालत ये आ गई थी, कॉर्पोरेट इंडिया भारत में निवेश के बजाय विदेश में निवेश कर रहा था। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो लीगल प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो है। उसके कारण से जो है एक जो अड़चने आ रही थी, जो एक फास्ट डिसीजन बिजनेस में, कैपिटलिज्म में जो है, आप हमें जो है रिटर्न्स चाहिए होती हैं, वो रिटर्न्स जब तक नहीं मिलेंगी और जब तक एक स्लो प्रोसेस को तो मैं यहां तक कहूंगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाली बात है कि वो डिले हो रहा था। पर मैं फिर वापस आ रहा हूं अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पे। आप प्लीज इन चीज को समझिए, जो प्रैक्टिकल हो उसको तो आप करिए ना। जैसे अमेरिकन कह रहे हैं कि हम 3 जो है स्मार्ट सिटीज बनाएंगे यहाँ पे, इलाहाबाद, अजमेर, विशाखापट्टनम, और वो ये भी कह रहे हैं कि बाकी जो स्मार्ट सिटीज आप बना रहे हैं उसके लिए हम कंसोर्टियम बना देते हैं, जिसमें सिस्को भी होगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी उसमें। ऊपर से जो है डिजिटल इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव है, सर वेयर इज द मनी हनी, सवाल नो एक मिनट सर, कमिटमेंट आ रही है ना, मैं उनको जब इन्वाइट कर रहा हूं, जब मैं उनसे कह रहा हूं कि आप स्मार्ट सिटीज बनाइए, जब मैं उनसे कह रहा हूं कि आप डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव लीजिए, तो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल तो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तो उसको आप करिए ना, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, 7 साल से आप उसको लेके बैठे हुए हैं, आप उसको क्यों नहीं, क्योंकि जो पैसा लगाएगा उसको देखिए, थोड़ी बहुत उसको वो तो चाहिए था, उनकी सेफ्टी, उसको सेफ्टी फैक्टर तो देखेगा ही देखेगा ना वो। तो उसको इतना तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि मैं देखिए, मैं कतई भी नहीं कह रहा हूं कि हमें अमेरिकन जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, पर कुछ हमें जो है, उनको कुछ रास्ते दिखाने पड़ेंगे। पर मुखर्जी साहब, हमारे साथ एक और खास मेहमान शिवशंकर मुखर्जी जुड़ चुके हैं, जाने माने डिप्लोमेट रहे हैं और ये खेल समझते हैं, पर्दे के पीछे खेल क्या होता है। सर मुझे एक चीज बताइए, अमेरिकी हर जगह किसी भी रिलेशनशिप में कंसर्न्स होते हैं, वो बातें कहते हैं कि भैया आप अपना टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई कीजिए, लेबर लॉज ये कीजिए, अब लैंड एक्विजिशन को लेकर अध्यादेश लेकर आ गए, कानून बनेगा या नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, वगैरह वगैरह। पर हम सबसे बड़े बाजार भी हैं, वो कमिटमेंट करने को तैयार नहीं। आपको मेरे घर में पैसा लगाना है तो आप आइए ना, आप लगाकर तो दिखाइए, वो इंटेंशन भी दिख रही है क्या? ताली एक हाथ से बजती है क्या? देखिए जी, आपने वो आप ही का जुमला यूज कर रहा हूं, आप मेरे घर में आइए, पैसा लगाइए, तो आप अपने घर का माहौल ठीक करिए। आप दरवाजा खोलिए, अंदर घर को गंदा ना रखिए, मैं अंदर घुसूं तो फिसल ना जाऊं, और अगर फिसल जाऊं तो लीगल रेमेडी मुझे मिले। पर वो अपने घर को तो किला बनाकर रखते हैं ना, अमेरिका में वो भारत के लिए किला बनाकर रखते हैं, वीजा वो नहीं देंगे, पेटेंट्स पे हमें दिक्कत करेंगे, टोटलाइजेशन वो नहीं करेंगे। झगड़ा करते हैं। एक सज्जन थे टेक्सास में जो उन्होंने बासमती राइस को पेटेंट कर लिया, टेक्सामेथी कह दिया, वी वेंट टू कोर्ट एंड वी वन। हल्दी को पेटेंट करने की कोशिश की, वी वेंट टू कोर्ट एंड वी वन। ट्रेड में हर रोज, ईसी में भी मैं था जब यूरोपियन यूनियन के पहले, हर रोज केस जाते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट की बात हो, दुनिया में रीजनल ट्रेड की बात करने लगते हैं, छोटी बातें हैं, हम किसी फोरम का हिस्सा नहीं। दुनिया में सिस्टम है ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करने का, इंटरनेशनल डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स हैं, गैट में ट्राइब्यूनल्स हैं, बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं, वो अलग बात है, वो हमेशा चलता रहेगा। वो डेवलप्ड नेशंस में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं जब ईसी में था, सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन में, जिसमें सिर्फ 50 जॉब्स निर्भर थे, वो भी बीफ पे। तो ये बात छोड़ दीजिए, ये मोटी बात जो है इन्वेस्टमेंट का, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है, सभी लोग जानते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो हमारे देश में जब इनफ्लो होता है बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, सब खुशी हो जाते हैं, लेकिन ये याद नहीं होता कि आउटफ्लो भी हो सकता है। आम आदमी का भला नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट देश में होता है, देश के ये फैक्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो देश को बढ़ाता है। अब एक मिसाल, मैं सिर्फ मिसाल देता हूं ताकि मेरी ओपिनियन ना सोचा जाए। वी स्टार्टेड लिबरलाइजेशन इन 1990-1991, वो भी बिकॉज वी वर फोर्स्ड टू। हम फंस गए थे। हमने अपना फैमिली सिल्वर, अपना गोल्ड गिरवी रख दिया था जी। लेकिन
फुल क्रेडिट टू नरसिम्हा राव जी, आफ्टर वी रिटर्न द लोन, ये हम लिबरलाइजेशन के रास्ते पे जुटे रहे। जब कोई बात बोलता है मुझे इतना मजा आता है सर। देखिए मिसाल दे रहा हूँ, आपने सीधे सीधे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ताज पीवी नरसिम्हा राव के सर पर बांध दिया। देखिए हमारा उस समय एक ग्रोथ रेट था 3.5%, एक साल में 7% हो गया। दुनिया में नॉलेज इमीडिएटली चला जाता है। मैं जब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट्स करता था यूरोप में पुराने जमाने में, जब हम लिबरलाइज नहीं थे, हम भी यही लफ्ज यूज करते थे, सिंगल विंडो क्लियरेंस। और रिस्पॉन्स ये होता था कि आप 100 विंडो के सामने अगर हैरेस करेंगे हमको, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रूल्स ना करेंगे और एक विंडो के सामने 100 घंटे कर देंगे, तो बात वही बनी है। द मोमेंट आई वॉज इन अमेरिका इन मिड 80s एंड द मिड 90s, मिड 80s में कोई इंडिया की तरफ नहीं देखता था, जितना मर्जी हम चिल्ला लेते थे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट नहीं था। थोड़ा सा भी जब हमने लिबरलाइज किया, कैनवस बिल्कुल बदल गया। आज की बात में सीधे हम आए, जैसे ये कह रहे हैं, ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनको भी कंप्लेंट्स हैं, इंडो यूएस बिजनेस समिट, वहां पर तमाम लोग, ये नहीं है कि ये टॉकिंग शॉप है, इनसे एक मैसेज जाता है। ये हार्ड हेडेड बिजनेसमैन हैं। जैसे मैं जब घुस रहा था यहाँ पर, आप कह रहे थे कि बड़े एमओयू देख चुके हैं, हम भी बड़े एमओयू ड्राफ्ट कर चुके हैं और देख चुके हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे। उसको अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो ये बिजनेसमैन इंप्रेस नहीं होंगे। लेकिन ये जो हार्ड हेडेड बिजनेसमैन दोनों साइड में आपस में बात कर रहे हैं, ये आपस की बात समझते हैं। और ये जो फॉर इंस्टेंस जो न्यूक्लियर लायबिलिटी की बात है कि बाहर के देश जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं वो हमारे लायबिलिटी लॉ को पसंद नहीं करते हैं, इंडियन सप्लायर्स भी नहीं पसंद कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थे दोनों के। बस कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्या चाहते हैं बाहर के इन्वेस्टर्स, जो रियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इक्विटी में नहीं, हमारे प्रोग्रेस में। आप स्मार्ट सिटीज की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, किसी भी चीज की बात करिए, दे वांट कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड अ गुड बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट। ये नहीं चाहते कि आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कर दें, ये नहीं चाहते कि लीगल रेमेडी में जैसे उन्होंने कहा 15-20 साल लगा। पर बात वही है राजीव जी, ताली दोनों हाथों से बजती है ना। तो हमारे जो कंसर्न्स हैं यूएस में बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर और रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, उनको भी तो एड्रेस करना होगा ना। वीजाज पे एड्रेस करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे हमारी भी लॉजिक है, बट वी विल डील विद इट। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक हम किला बन के रखे रहेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। भारत का ग्रोथ इस समय जो आप आंकड़े पैसा है नहीं, ये भी एक हकीकत है। पैसा चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल। लिक्विड कैश हमारे पास नहीं है। एब्सोल्युटली। देखिए कोई भी सिंगल इश्यू कोई भी बात नहीं होती है, लेकिन एक सिंगल इश्यू जरूर है कि अगर वो प्रॉफिट यहाँ देखेंगे तो बाकी सारे चीजों को वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उनको अगर रिस्क कम रहेगा तो आना चाहेंगे और रिटर्न उन्हें प्रॉफिट है। किसी भी बिजनेसमैन का एक लॉजिक होता है, एक धर्म है, वो है प्रॉफिट, वो मिलता है। जैसे आपने लॉ की बात की, निश्चित इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है कि अननेसेसरी लॉज हटने चाहिए। ये विश्व भर में है, ये नहीं कि अमेरिका में नहीं है। उनका अपना एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट वो कब का 1979 में लैप्स कर गया और अभी भी उनके रेगुलेशन को पर इसी व्यवस्था में इन्हीं कानूनों के साथ वी वर द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम 8 से 9% की ग्रोथ रेट कर रहे हैं। लेकिन ये लॉजिक नहीं हो सकता है कि हम उसी तरह के जटिल कानून को रखें, क्योंकि हमें और अच्छा देना है उन्हें। यह नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है क्या नहीं, लेकिन हम बेहतर से बेहतर बिना अपने इंटरेस्ट को, ज्यादा इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए कर सकते। नहीं, पर मुझे एक चीज समझाइए दीपक, मुझे अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। कंफ्यूज्ड इसलिए, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। चीन जितना इन चीजों को लेकर सेंसिटिव है और अपनी बात मनवाने में उस्ताद है, वो हमारे साथ सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन अमेरिका आसपास भी नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं ना, आप खुद सोचिए ऐसा क्यों है। मतलब ऐसा क्यों है, आखिर क्यों कंपनीज नहीं आ रही, हमको खुद सोचना है। मैं फिर बोल रहा हूं कि चाइना एक अमेरिकन कंपनी है, उसके पास करोड़ों डॉलर है, वो पूरा उसके सामने ग्लोब रखा हुआ है, वो कंट्रीज में जाके पैसे को डबल ट्रिपल कुछ भी करना चाह रही है। आप इसको समझिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। उनके पास 10 कंट्रीज है, वो 10 कंट्रीज में ए में जाते हैं। उनके लिए इंडिया से कोई इमोशनल नहीं है, चाइना से उनका कोई ऐसा नहीं है कि उसके कोई इमोशनल उनका कनेक्शन। चाइना के निवेश को लेकर हाय तौबा मच जाती है, मीडिया की निगाहें रहती हैं। अमेरिका बाय लार्ज गेट्स अ वेरी फेयर प्रेस, गुड प्रेस, तब भी चीन यहां पर निवेश करने को तैयार।
अमेरिका नहीं है। अब आप देखिए कि चीन की इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है। चीन अगर चाहे तो आज की तारीख में अपनी गवर्नमेंट के थ्रू यहां पर कई फैक्ट्रीज खोल सकते हैं। ओबामा चाहे तो एक कंपनी से कह भी नहीं सकते कि इंडिया में जाके ऑपरेट। अमेरिकन कंपनीज हैं वो अमेरिकन। ओबामा जैसे मैं भी बोल रहा हूं, सब लोग कहते थे ओबामा आए कितने का बिजनेस लाएंगे, कुछ बिजनेस नहीं ला सकते। ओबामा क्या कंपनी रन करते हैं? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट कोई कंपनी रन करती है? कुछ नहीं करती है। ओबामा कहते हैं हम खाली इतनी बात कर सकते हैं कि आपकी जो कंसर्न्स है उस भारत गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। अगर उसमें ईज होंगी, आपके लिए कंडीशंस ऐसी बनेगी कि आप जाके वहां पर बिजनेस कर सकते हैं, तो आप जाइए और कंपनीज दौड़ के आएंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, कंपनीज दौड़ के आएंगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से। और इंडिया अमेरिका मैं राजीव एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बिजनेस समिट भी शुरू हो गया है, वहां से क्या जानकारी मिल रही है उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन बड़ी ही सरल सादी भाषा में हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो ये हुआ या ये कि ओबामा आए हमारे लिए क्या लाई, ये इतना आसान खेल नहीं है। इंडो यूएस बिजनेस समिट भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हैं। दोनों देशों के बड़े सीईओज भी मौके पर मौजूद हैं। सरकार पुश दे सकती है, पॉलिसी इनिशिएटिव ले सकती है, लेकिन दरअसल अगर हरकत में आना है, कुछ निवेश बढ़ाना है, तो वो काम सीईओज पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो उस सेंस में स्वर्ण 2 दिन से जो आप ये मन की बातें हो रही हैं, एक कॉन्फिडेंस भी देख रहे हैं। अब हम जो ये धन की बात कर रहे हैं, वो धन बढ़ता दिखेगा, निवेश होता दिखेगा कि नहीं? आम आदमी के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूं। जो मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा ना कि ओबामा आए हमारे लिए क्या लाए, ये एक आम आदमी पूछ रहा है। नहीं, देखिए जाहिर है कि सबसे बड़ा बदलाव जो है वो तो पॉलिटिकल जो सिंबलिज्म है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो आप केमिस्ट्री देख रहे हैं दो नेताओं के बीच में, वो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। और उसी परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि जापान ने हाल ही में कहा कि वो $35 बिलियन निवेश करेंगे। उसमें समस्याएं रहेंगी, पर एक जो प्रॉमिस है, शी जिनपिंग आए चीन से, उन्होंने कहा 20 बिलियन यहां निवेश करेंगे। तो उस माहौल में मुझे लगता है कि अमेरिका का निवेश भी बढ़ना चाहिए। उसमें यह नहीं कि सब अड़चनें खत्म हो गई, सब प्रोसीजर सुधर गए, पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सबसे बड़ा परिवर्तन भारत में इस वक्त है, जिसकी वजह से वो चाहे सेंसेक्स हो, चाहे वो आपका बाजार हो, और उस जब हमारे निवेश में, मैं वैसे सेंसेक्स को बड़ा गंभीरता से नहीं लेता हूं, माफी से मैं कहना चाहूंगा, बिजनेस सेंटिमेंट का कोई इंडिकेटर नहीं मानता हूं मैं। पर हम ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स निवेश अभी तक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिक्कतों के बावजूद 9,000 वो सौर कर रहा है, तो फिर तो पैसा बरसना चाहिए था भारत में। पर निवेश के साथ अब ये देखें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की उम्मीद बन रही है। मेक इन इंडिया की जो बात हम कर रहे हैं वो 3 स्टेप एक तरह की सोच है। मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया से ब्रांड इंडिया। वो कहां तक हम सक्सेसफुल हो पाते हैं, अपनी मार्केट का हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, कहां तक लोग हमारी बात मानते हैं, वो अलग है। पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मुझे लगता है कि हमारे देश का सुधार होने की एक उम्मीद बनती है। और आज वैसे भी 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, विविधता में अनेकता का आज अंदाजा, एहसास हुआ होगा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी। और यहां पर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं, अलग अलग तबके हैं, सोसाइटी बहुत ही डिफ्रैक्टेड भी है। तो यहां सबके कंसर्न्स को साथ लेकर भी चलना पड़ता है। और भारत में बदलाव तो हो रहे हैं, एफडीआई की सीमा, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, डिफेंस में हो, तमाम जगह रिटेल में हो, वो सीमाएं बढ़ाई भी जा रही हैं। लेकिन ये क्या काफी है? तो भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त धन की बात हो रही है। होटल ताज में इंडो यूएस बिजनेस समिट चल रहा है। हमारे साथ दीपक डोभाल फिर से जुड़ गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करते हैं दीपक, और बीच में ये अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज के लिए चले गए थे। अमेरिका से सेंस क्या मिल रहा है? अमेरिका से अब सेंस मिलने लगी होगी, किस तरह से अभी देखा जा रहा है अभी तक की डेवलपमेंट? बिल्कुल, देखिए जो सीईओज यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरी बात पे या मोदी आज क्या कहेंगे, केवल मतलब एक सेंस आपको मिलता है ओवरऑल। लेकिन इनकी जो एक अपने जो इनकी बिजनेस इंटेलिजेंस है, वो एक बहुत बड़ा एक हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है वो पैसा लगाना चाहते हैं। भारत में बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मोदी ने एक बहुत अच्छा सिग्नल दिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत एक्साइटेड है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सब चीजें हैं। अब वो देखना चाह रहे हैं कि क्या तब्दीली ग्राउंड पे हकीकत में होती है
और क्या वो पैसे लगाने के लिए काफी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। यही मैंने टीज किया था मुखर्जी साहब ब्रेक में जाने से पहले। अब एफडीआई अलग अलग सेक्टर्स सब जानते हैं कौन कौन से सेक्टर्स में लिमिट बढ़ाई गई है। अरुण जेटली वित्त मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि हाँ, हमारी क्योंकि आंकड़े नहीं है हमारे पास राज्यसभा में, उस दिक्कतों के चलते कुछ बिल्स को हमें अध्यादेश के रूप में प्रोमलगेट करना पड़ा है, जारी करना पड़ा है। हम जॉइंट सेशन तक बुलाने को तैयार हैं आने वाले बजट सत्र में। तो आज जो ये बिजनेस समिट हो रही है, तिजारत की जो बातें हो रही हैं, अगले 1.5-2 महीने कितने अहम होने वाले हैं अगर भारत को सिग्नल देना है दैट वी मीन बिजनेस? देखिए, रियलिटी ये है कि जहां जिस पोजीशन पे जो सेक्टर या जो आदमी बैठा है वो रियलिटी देखता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो मेरे ख्याल से ये सही होगा कहना, एक्सपेक्ट करती है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आएंगे 1.5-2 महीने में, जो आप कह रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, राज्यसभा का जो सिचुएशन है, ऑर्डिनेंस अभी 8-9 निकल चुके हैं, लेकिन ये नहीं, सरकार अगर दम दिखाए, मादा दिखाए, जॉइंट सेशन कर ले तो वहां पर फिर जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में बोला, रिपब्लिक डे के स्पीच नहीं उसके पहले बोला, ऑर्डिनेंस इज ओनली फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। जॉइंट सेशन भी 67 इयर्स में 2 बार हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ठीक है राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कल को जॉइंट सेशन हो जाए। ये हमारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस में ऐसा नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि फिर पार्लियामेंट टोटली डिसरप्ट हो रहा है, फिर रुकावट आएंगी। इसको नर्स करना पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम से। उसकी बात मैं नहीं कर रहा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ये उम्मीदें क्या हैं। रियलिटी ये है कि हम जब से हमने लिबरलाइज करना शुरू किया अपने इकोनॉमी को, भारत का आर्थिक हित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय इस पे भी नहीं है कि और भी रिफॉर्म आगे बढ़ाने चाहिए। रिफॉर्म किस तरह से? रिफॉर्म मतलब लिबरलाइजेशन, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी वगैरह वगैरह। साथ में क्या है? बैलेंस। पॉलिटिकल नेसेसिटी है, सोशल नेसेसिटी है। आप मुझे ये बताइए मुखर्जी साहब, एनवायरमेंट इस तरफ, इंडस्ट्री की डिमांड मुखर्जी साहब मुझे एक चीज बताइए, कुछ चीजों पर एक पॉलिटिकल उसका असरात होते हैं, राजनीति हावी हो जाती है, हर चीजों पे नहीं कुछ चीज मैंने जानबूझकर ये कहा वो इसलिए। अब आप मुझे ये बताइए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है जी, आम आदमी इसको लेकर वो कोई गली पर तो नहीं आने वाला है, सड़क पर तो प्रदर्शन करने नहीं वाला है कि आप लागू कर नहीं रहे हो, लेकिन आपकी कानून की किताब में है वो। ये मैं एक मिनट से दूसरी बात, जैसे जीएसटी जी, अब वो खाका 10 साल से तैयार हो रहा है, अब 2016 की टाइमलाइन दे दी। ये चीजें फास्ट ट्रैक कर दी जाए तो आम आदमी ताली ही बजाएगा, वो सड़कों पर आकर सरकार को गरियाने नहीं लगेगा। ये चीजें की जा सकती हैं क्या? जरूर की जा सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ चीज में नहीं, हर चीज में पॉलिटिक्स है। आप देखिए, बीजेपी सरकार भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार भी वही चीजें, काफी चीजें वो कर रही है, जोर शोर से कर रही है, जो जब ऑपोजिशन में थे अपोज करते थे। जीएसटी उन्होंने गुजरात में ही नहीं लागू होने दिया। न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल के खिलाफ जिसका क्रेडिट ले रहे हैं उसके खिलाफ थे। दैट इज पॉलिटिक्स। तो सरकार साहब, क्या ये राजनीति हावी हो रही है क्या? सबसे बड़ा रोड ब्लॉक राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी जीएसटी का जिक्र किया है। मेरा एक सवाल है सबके सामने, वो ये है कि क्या सेंटर और स्टेट्स हाथ से हाथ मिला के चलते हैं? आप एम्पावर्ड कमेटी ऑफ जीएसटी को ले लीजिए, उन्होंने दिया रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ऑफ 27%। क्यों दिया 27%? वो कहते हैं कि इसमें पेट्रोल को बाहर रखो, अल्कोहल को बाहर रखो, इसको हर चीज में अगर आप बाहर रखेंगे तो फिर आपका जो रेट होगा 27% पे, तो आप तो ब्लैक मनी जनरेशन और बढ़ा देंगे। इससे कोई 27% के रेट को कोई एक्सेप्ट करने वाला तो है नहीं। और उससे भी आप आगे चलिए, आज की तारीख में यू डू नॉट हैव ए चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड कमेटी एट ऑल। क्योंकि जो जेएनके के थे वो इलेक्शन में आए नहीं। तो अब आज की तारीख में यू डू नॉट इवन हैव ए चेयरमैन, तो आप चीज को आगे कैसे बढ़ाएंगे? ये जो पॉलिसी ब्लॉकेट्स हमारे यहाँ हैं, यहाँ पे जो है स्टेट एक तरफ चलता लेफ्ट को चल रहा है तो सेंटर राइट को चल रहा है। इसको जब तक आप बंद नहीं करेंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड जीरो पे आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। वो जब तक नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस आप चाहे अब मैं ये जरूर मानता हूं कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें ये भी पता है कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि
ऑपोजिट फोर्सेस, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो काफी सारी हैं जो 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 इसको इसमें रुकावट है। राजीव, एक चीज बताइए, अगर हम विदेश नीति की बात करते हैं और 2 दिन से हम विदेश नीति की भी बात कर रहे हैं, अर्थनीति की भी बात कर रहे हैं, विदेश नीति में गाहे बगाहे एक समन्वय है, एक कंटिन्यूटी है। सरकार किसी की भी हो, हमारे स्टेटेड गोल्स वो चेंज नहीं करते हैं, गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं होते हैं। ये अर्थनीति में आकर राजनीति इतनी हावी क्यों हो जाती है? हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी एक कंटिन्यूटी, एक समन्वय क्यों नहीं हो पाता है? या ये एक मृग तृष्णा है, एक मिराज चेज करने वाली बात? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि कहीं दिक्कत है अपने राजनीतिक दलों में भी। एक बात पर दरअसल कांग्रेस और बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, पर सरकार में आने के बाद सुर बदल जाते हैं, विपक्ष में दूसरा राग अलापने लगते हैं। विपक्ष का कुछ एक अलग भूमिका होती है। जब ये बात कई लोगों ने कही थी न्यूक्लियर बिल पर, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर, सुषमा जी ने कुछ ढकोसला क्यों करते हैं? ये राजनीतिक ढकोसला देखिए हर जगह होता है। ओबामा ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का अपोज किया, उन्होंने अमेंडमेंट्स लाया, कई जिसको किलर अमेंडमेंट्स उस समय कहा गया था, हाइड एक्ट में लाया था, लेकिन अब खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद अब देखिए, अब सुषमा स्वराज ने अपने बात बोला कि उस समय उन्होंने अपोज किया, इसे क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, लेकिन आज के दिन में वो प्रतिबद्ध है इसे इंप्लीमेंट करने का। और ये क्या अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी है? क्या ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई है? उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहाँ समस्या रह गई थी? लेकिन जो सबसे मूलभूत बात मैं मानता हूं, आपने फॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र किया, उल्लेख किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा ही आउटडेटेड है। ये संवाद करने में बिल्कुल निष्फल रही है। अब जब इसकी बात करें न्यूक्लियर फॉर्मर डिप्लोमेट आपके साथ बैठे, हम अभी हम इकोनॉमिक पॉलिसी से भटक जाएंगे फिर। नहीं, विदेश नीति को लेकर गर्मा-गर्म बहस होने लगेगी। आर्थिक नीति का ही क्या फॉरेन पॉलिसी है? क्या नेशनल इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करना, मैक्सिमाइज करना, और इकोनॉमिक पॉलिसी का भी उनका दायित्व रहता है। अब जो भी हमने बार बार बात कर रही है न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट की, जिसकी हम बोल रहे हैं, वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस पर आधारित है। जो एडिशनलिटी, कंडीशनलिटी जो बार बार पिछले 3-4 दिनों में टेलीविजन मीडिया में जिक्र हो रहा था, उसके पहले अखबारों में चल रहा था, वो सारी बातें कहीं भी उस जो हमने साइन किया था, हमने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को किया है। आपने वो नेशनल इंटरेस्ट की जो बात की, राजनीतिक हित सर्वोपरि है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है? स्वर्ण, देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय हित को डिफाइन कौन करता है। और हमारे यहाँ अक्सर रिजीम को छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को एक नाम राष्ट्रीय इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में माहौल बदल रहा है। तो ये कहना शायद बहुत गलत ना होगा कि इस वक्त जो कहीं से ये कहें कि अलग तरह की एक सुर बच सकता है, वो अपोजिशन का नहीं है। लेफ्ट पार्टी को शायद परेशानी होगी हमारी बढ़ते हुए निवेश और व्यापार के साथ, पर अभी पार्टी के अंदर भी मुश्किलें हो सकती हैं। बहुत से ऐसे गुट हैं, सब लोग जानते हैं, अंदर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अलग ध्वनि तैयार कर सकते हैं और रुकावट डाल सकते हैं आने वाले दिनों में जी। पर पूरा फोकस इकोनॉमिक पॉलिसी पर है। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति की जो आपने बात की, शायद विदेश नीति के ऊपर बाहर से इतना असर नहीं होता जितना आर्थिक नीति पर होता है जी। आर्थिक नीति भारत की हो या बहुत से दूसरे देशों की, खासकर लोकतांत्रिक देशों की हो, वो आजकल बिजनेस हाउसेस ज्यादा उस पर प्रभाव डालते हैं, उसको तय करते हैं काफी हद तक। अब मैं फ्लोर को ओपन अप करता हूं, एक और अहम बात को लेकर मैं इस फ्लोर को ओपन अप करता हूं। और मुखर्जी साहब, आपसे अगर मैं शुरू करूं जी, देखिए, व्यापार, तिजारत, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। और जैसा दीपक भी लगातार कह रहे थे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अकेले तय नहीं करेंगे, कंपनीज के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, फिर राजनीतिक हित भी आने लगते हैं। लेकिन जिस तरह का पुश मिला है, जिस तरह का दोस्ताना अंदाज दिखा है बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी में, क्या उससे एक ट्रैक्शन मिलती दिखेगी आपको आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकते और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आखिर का जो ट्रेड होएगा वो तो कंपनियों में ही होएगा, वो सरकार थोड़ी ना उसे सुपरवाइज करेगी कि आप ऐसा करिए, आप ये धंधा करिए, आप इसको नहीं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हालांकि 2 साल अभी उनके कार्यकाल में बचे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो लेम डक प्रेसिडेंट है, वो अपना पुश कर पाएंगे। गलत है। मैं 2 बार ये बात जी, लेम डक प्रेसिडेंट, उनके 2 साल बाकी हैं सेकंड टर्म में।
ये बात मैं दूसरे चैनल्स में क्या वो सदियों से सुन रहा हूं कि कन्वेंशनल विजडम ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सेकंड टर्म में आखिरी हिस्से में लेम डक होता है। कतई नहीं होता। हाँ, अभी 2 साल हैं। क्योंकि उसको पता है कि उसको री इलेक्शन में नहीं स्टैंड करना है। इनफैक्ट वो लेम डक नहीं, वो वेरी स्ट्रांग डक बन जाता है। लेगेसी की बात होती है। उसकी लेगेसी की सिर्फ बात नहीं, उसको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बराक ओबामा को एज अ गुड पार्टी मैन कि वो ये ना करे कि डेमोक्रेटिक पार्टी को जो भी उम्मीदवार होंगे या पार्टी को हानि ना हो। बट एज फार एज ही इज कंसर्न उसमें कोई लेम डक वो नहीं है। तो ये घबराहट जो लोगों में है कि ये जल्दी से काम करा लिया जाए, लेम डक प्रेसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है। ये और, तो ये और हमारी मिलेगा। सरकार, मुझे पूरा भरोसा हमारी सरकार ऐसे इसको दिमाग में रख कर नहीं चल रही है। तो ये पुश मिलेगा। मिलेगा। और पॉलिटिकल रिलेशनशिप, पर्सनल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वो दैट इज एन एडिशनैलिटी, वो बोनस है। पॉलिटिकल फ्रेंडलीनेस बिटवीन टू नेशंस बिजनेस में जरूर देखते हैं। अगर कोई करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सबसे पहले अपने रिसर्च वालों से पूछेगा कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, बताओ। ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर लीगल रेमेडी की जरूरत हो, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो, कुछ भी हो, तो आप फ्रेंडली देश से डील कर सकेंगे। अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना जाए तो वो सबसे पहले सवाल पूछेगा कि आजकल का माहौल क्या है भाई। हाँ, मैंने पैसे लगाने का। तो ये सीधा संकेत मिल रहा है क्या दीपक? नहीं, बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया मुखर्जी साहब ने कि बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे हैं पुश मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मिलेगा पुश। और आप देखिए जब हम लोग, जैसा उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन हर वक्त ये देखता है कि कंट्रीज के बीच में रिलेशन कैसे, ये बहुत सारी जो चीजें वो देखता है उसमें से एक ये होता है। और ये बात नहीं है, हिंदुस्तान को लेकर काफी इंटरेस्ट और काफी अब हम इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जब आप थे वहां से और उससे लेकर अब तो काफी बढ़ गया। इंडिया कॉकस, इंडिया कॉकस आप देखिए कितना स्ट्रांग हो गया। कौन कहाँ पूछते थे, अब इंडिया कॉकस है, यानी कि इंडिया का इंटरेस्ट का ध्यान रखने के लिए 100 कांग्रेसमैन हैं, कितने सेनेटर्स हैं जिनसे आप जाके बात कर सकते हैं। बाईपार्टिजन है, सबसे बड़ी बात ये है, दोनों पार्टीज के हैं, तो काफी आगे तक बात बढ़ गई है। अब बस बात मतलब बिजनेसमैन को है कि कुछ और मेरे को फायदा हो तो मैं आ जाऊं। वो कुछ एक ट्रिगर की बात होती है ना, इमीडिएट कॉज, एक कोई चीज जो एकदम मतलब कि जो एस्पिरेशंस हैं उनको रियलिटी में तब्दील करे, वो क्या हो सकता है। मन की बात के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच धन की बात हो रही है और आखिरी सवाल अपने 5 खास मेहमानों से, शुरुआत स्वर्ण आपसे। ट्रिगर क्या होगा? देखिए, अब उम्मीदें बढ़ रही हैं, उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील होगा कि पैसा लगने लगे, भारत में वो पैसा आए, उसके लिए ट्रिगर क्या होगा? 2 चीजें मैं कहूंगा। एक तो ये कि शायद ये बहुत अनयूजुअल आज है कि भारत के संबंध सारे बड़ी शक्तियों से अच्छे हैं और हमारे यहाँ निवेश आने की उम्मीद है सारी बड़ी ताकतों के साथ, वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, रूस हो या यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक कंपेटिटिवनेस जो है वो क्रिएट हुई है। और दूसरी जो है वो राजनीतिक स्थिरता जो देश में आज नजर आ रही है। चीन में दुनिया भर का निवेश आता है, इसलिए नहीं कि वो दोस्त है चीन सबका, इसलिए कि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्थिरता नजर आती है। छोटी जवाब चाहूंगा। एक चीज है तो बहुत सारी चीजें, एक चीज मैं कहूंगा, अगर दोनों पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी आ जाएं और ये राज्यसभा में जो अध्यादेश के जरिए ना हो और वो कानून बन जाए तो एक काफी एक बड़ी सिग्नलिंग होगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। राजीव, देखिए, समस्याएं कई हैं, जटिल भी हैं। इसके लिए एक मैं सोल्यूशन देना चाहूंगा कि एक सेल बना दीजिए और उसमें किसकी क्या ग्रीवांस है वो बताएं और उस पर आप फोकस्ड वे में काम करें। कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडो यूएस सेल बन जाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इंडो यूएस सेल नहीं, आप जनरल इन्वेस्टर सेल बनाए ना। आप उसमें कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, एक जनरल प्रॉब्लम है, उसका तो सॉल्व होना ही चाहिए। सरकार साहब, अंग्रेजी में कहावत है वॉक द टॉक। हमारे प्राइम मिनिस्टर काफी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं, पर आज का आप जो है रिपब्लिक डे परेड ले लीजिए, हमने क्या दिखाया, अपने मिलिट्री पावर्स दिखाए, हमने सोशल और कल्चरल की बातें की, हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स क्यों नहीं रखे सामने? जैसे कि पोल्यूशन पे हम कुछ रख सकते थे, कोई वो क्लीन गंगा वाला, वो एक स्वच्छ भारत दिखाया, पर उसके और जैसे आपके डिजिटल इंडिया की बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, इनोवेशन की बातें हैं, ये चीजें जब आप इसको दिखाएंगे ज्यादा, उससे क्या होगा कि एक सिग्नल मिलेगा कि द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट डूइंग बिजनेस। मुखर्जी साहब, देखिए, बहुत ही संक्षेप में 2-3 चीजें कहूंगा, सारी चीजें तो कवर नहीं हो सकती। नंबर 1, जो आपने सेल की बात कही, बहुत सारे सेल हैं, कमिटीज हैं, बहुत कुछ हैं। आई गिव यू द अंग्रेजी कहावत की बात कह रहे थे आप, आई गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ अ कमिटी।
which operates very well in which is applicable to government and non-government things. A committee is a group of persons who collectively can do nothing, but individually can decide that nothing can be done. तो सेल तो बहुत है, इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर है, बहुत कुछ है. रियलिटी बिगिनिंग मस्ट बी विद द गवर्नमेंट. एक दूसरी कहावत यह है, वी हैव मेट द एनिमी in army terms, we have met the enemy and he is us. इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट जो नहीं है वो हमने बनाया है, हमने ही इसको तोड़ना है. आप ट्रिगर की बात कर रहे थे, ट्रिगर हमारे हाथ में है. हम या तो रोते रहे कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, हमको मदद नहीं करती, ओबामा अपने बस्ते में क्या लेके आए हैं हमारे लिए वगैरह. दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, विक्टिमहुड, जो मैं पाकिस्तान को एक्यूज करता हूँ पॉलिटिकली. और दूसरा राय यह है कि हमें कोल्ड ब्लडेड ही देखना चाहिए. ये हम करते थे जिससे रुकावट होते थे, ये हम कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस. बिकॉज जो हम गरीब देश हैं, कुछ चीजें हमको करनी पड़ेंगी. दैट इज नॉट प्योर कैपिटलिज्म फॉर सोशल सेफ्टी नेट फॉर द पुअर. लास्ट आइटम इमेज की बात सारी दुनिया करती रहती है. सरकार में भी वो बातें होती हैं. आई वाज स्पोक्समैन, आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इमेज, एंड आई वाज टोल्ड बाय अ वेरी सीनियर लेजेंडरी colleague, a very senior colleague, my first ambassador Venkateshwaran, he said, always remember, there is a law in physics, no image can be brighter than the object. आप इमेज एक वो चीज नहीं है जो अलग लेके आप पॉलिश करके दुनिया को दिखा दें. आप रियलिटी बदलिए, अपने लॉज जो भी बदलना है बदलिए, जो नहीं बदलना है मत बदलिए. और वो रियलिटी जब सामने आएगी, अगर वो रियलिटी ऐसी है कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वगैरह बढ़ना चाहिए तो बढ़ेगी. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुखर्जी साहब, राजीव, सरकार साहब, दीपक और स्वर्ण सिंह. आपका तो इन बातों पर भी क्या सरकार तवज्जो देगी.